फ्रेंड, वेलकम टू शाइन द वर्ड विद आजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 सोशियोलॉजी का चैप्टर 2 भारतीय समाज के जनआंख्यिकी संरचना। तो इससे पहले वाला चैप्टर फर्स्ट हम लोग देख चुके हैं। अगर जो आपने वो नहीं देखी है वो वीडियो, तो आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो इसकी फर्स्ट हेडिंग है हमारे चैप्टर की, वो है जनांकी का अर्थ, मतलब कि जो जनांकी है वो क्या होता है। तो डेमोग्राफी शब्द, जिसका हिंदी में अर्थ जनांकी होता है, मतलब कि जनांकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेमोग्राफी, की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। यहाँ पे किस नहीं, ग्रीक होना चाहिए, ग्रीक भाषा से हुई है। डेमोग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द डेमास, जिसका अर्थ होता है मनुष्य, और दूसरा शब्द है ग्राफो, जिसका अर्थ होता है लिखना या अंकित करना। इस प्रकार डेमोग्राफी का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य जनसंख्या के बारे में लिखना या फिर अंकित करना। तो ये था हमारे जनांकिकी का अर्थ। उसके बाद आ जाता है हमारी जनांकिकी की परिभाषा। तो चलिए देख लेते हैं। जनांकी की एक सुनिश्चित व सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन कार्य है, क्योंकि एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की तरह यह एक नया विज्ञान है। मतलब कि जनांकी की कोई भी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, और ये भी समाजशास्त्र की तरह एक बढ़ता हुआ विज्ञान है जिसका निरंतर विकास हो रहा है। समय के साथ साथ इसमें नए विषय सामग्री का समावेश विद्वानों के द्वारा किया जा रहा है। अतः अभी भी इस विज्ञान को एक निश्चित परिभाषा की सीमा में बांधना ना ही सरल है और ना ही उचित है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों के साथ साथ अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उदाहरण के लिए समाजशास्त्री जनांकी को जनसंख्या का समाजशास्त्र कहते हैं। बाकी जैसे कि सभी जो विद्वान होते हैं उन्होंने अपने अपने विचार प्रकट किए गए हैं इस जनांकी के बारे में। जैसे कि जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने इसको जनसंख्या का समाजशास्त्र कहा है, जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इसे विकास का अर्थशास्त्र कहा है, और इसी प्रकार से सभी ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। और भूगोल शास्त्री ने भूगोल के अंग के रूप में बताया है। तो जनांकी की परिभाषा करते हैं, मतलब कि इसी टाइप से आगे बढ़ते हैं हम। कुछ विद्वानों के अनुसार जनांकी की परिभाषा, मतलब कि कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी भी है, लेकिन कोई सटीक परिभाषा नहीं दी गई है। तो सबसे पहले आ जाते हैं अचीले गुलियार्ड। तो जनांकी एक गणितीय ज्ञान है जो जनसंख्या की सामान्य गतियों, भौतिक, सामाजिक, बौद्धिक एवं नैतिक दशाओं का अध्ययन करती है, और कहीं अधिक विस्तृत अर्थों में यह मानव जाति का प्राकृतिक और सामाजिक इतिहास है। तो ये जो डिफिनेशन है जनांकी की, यह अचीले गुलियार्ड द्वारा दी गई है। आप लीवासियर होना चाहिए, यहाँ पे रीवासियर हो गया है। तो जनांकिकी जनसंख्या संबंधी विज्ञान है जो जनसंख्या की दशा का पता लगाकर उसकी गतिशीलता का अध्ययन कराती है। यह मुख्य रूप से जन्म, विवाह, मृत्यु एवं प्रवासिता है। साथ ही साथ उन नियमों की खोज का भी प्रयास करती है जो इस प्रकार की गतिशीलता का नियंत्रण करते हैं। तो ये थे दो विद्वानों के अनुसार उनकी परिभाषाएं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। ये पेपर में आपका बहुत बार पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप सभी से बहुत ध्यान से देखिएगा। तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 में जनसंख्या के सिद्धांत पर एक लेख, एन एसे ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में अपने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बल्कि उन्होंने अपना ये सिद्धांत किस में लिखा था, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में। और माल्थस ने अपना सिद्धांत अनेक तत्कालिक परिस्थितियों, प्रचलित आशावादी विचारों, अनेक यूरोपीय देशों में भ्रमण के दौरान विभिन्न देशों की जनसंख्या का विकास का गहन अध्ययन कर प्रतिपादित किया था। उन्होंने यूरोपीय देशों की बढ़ती हुई जनसंख्या तथा इससे उत्पन्न दुष्परिणाम से आतंकित होकर जिस जनसंख्या संबंधी विचार का प्रतिपादन किया था उसे ही माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहते हैं। मतलब कि जो माल्थस थे इन्होंने कैसे इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, बहुत सारी आशावादी विचारों को देखकर, तत्कालिक परिस्थितियों को देखकर, और जैसे अनेक उन्होंने यूरोपीय देशों का भ्रमण किया था, और उसी भ्रमण के दौरान उन्होंने जो भी जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया था वो सब अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है एवं प्रत्येक समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है। और जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण होते हैं। तो कौन से होते हैं, चलिए देख लेते हैं। प्राथमिक अवस्था, अल्प विकसित देश जैसे कि अफ्रीका। मतलब प्राथमिक क्या होता है, अल्प विकसित देश, जो कि पूरी तरीके से विकसित नहीं है, थोड़े से ही विकसित है। वो ऐसे देश कौन से हैं, जैसे कि अफ्रीका। द्वितीयक अवस्था होती है विकासशील देश, जैसे कि भारत, पाकिस्तान और बहुत सारे देश हैं। और जो तृतीयक अवस्था होती है वो होती है विकसित देश, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन आदि।
इसी टाइप से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। तो यह किताब उत्पन्न यहाँ पे होना चाहिए था, यह तब उत्पन्न होता है, ये किताब नहीं होना, यहाँ पे सिर्फ तब होना चाहिए था। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं के कारण देश की जन्म दर उच्च तथा मृत्यु दर निम्न हो जाती है और जिस कारण से जनसंख्या तीव्रता से बढ़ती है, तो जनसंख्या विस्फोट हो जाता है। तो ऐसा होता है जनसंख्या विस्फोट, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में गिरता हुआ स्त्री पुरुष अनुपात। तो स्त्री पुरुष अनुपात जनसंख्या में लैंगिक तथा लिंग संतुलन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। ऐतिहासिक दृष्टि से स्त्री पुरुष अनुपात स्त्रियों के पक्ष में रहा है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या आमतौर पर 1000 से कुछ ऊपर ही रहती आई है। भारत में स्त्री पुरुष अनुपात पिछली एक शताब्दी से कुछ अधिक समय से गिरता जा रहा है। तो ये था स्त्री पुरुष अनुपात। अब आ जाता है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। जनसंख्या से तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले मनुष्य की जनसंख्या से लगाया जाता है। मतलब कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जो 1 किलोमीटर की जगह में जो भी लोग निवास करते हैं तो उनकी सारी जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत लिया जाता है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण घनत्व भी बढ़ रहा है, क्योंकि जितनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ही तेज़ी से जनघनत्व भी बढ़ेगा। भारत का जनघनत्व जहाँ 1901 में 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, वहीं आज यहाँ पे वाइंस जनता हो गया, तो वहीं आज 1951 में 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे साक्षरता। तो साक्षरता क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। भारत साक्षरता की दृष्टि, यहाँ पे दृष्टि से होना चाहिए था, दृष्टि से अभी भी बहुत पीछे है। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद में लगातार वृद्धि हो रही है, मतलब कि यद्यपि स्वतंत्रता के बाद में जो शिक्षा साक्षरता में वृद्धि हो रही है, कैसे 1951 में देश की कुल जनसंख्या का 18.3% भागी साक्षरता, जो अब 2011 में बढ़कर 74.04% हो गया है। तो वृद्धि तो हो रही है साक्षरता में। भारत में 74.04% भाग साक्षर होने का मूल कारण यह है कि जनगणना 2011 में उस व्यक्ति को भी साक्षर माना गया है जो किसी भी भाषा को पढ़ लिख अथवा समझ सकता है। साक्षर होने के लिए यह जरूरी नहीं था कि कोई व्यक्ति कोई परीक्षा भी पास करे, बल्कि साक्षर कैसे लोगों को मान लिया जाता है जो थोड़ा सा भी पढ़ना लिखना जानते हैं, बल्कि अपनी भाषा को जानते हैं, तो उन्हें ही साक्षर मान लिया गया था। उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट हेडिंग है भारत की जनसंख्या नीति। तो ये क्या थी, चलिए देख लेते हैं। सन 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम NEPP की शुरुआत की गई। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा, इस कार्यक्रम के द्वारा सामाजिक आवश्यकताओं की दशा से जनसंख्या की दर तथा पद्धति को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसके प्रमुख उद्देश्य थे सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप लोगों में जागरूकता फैलाकर जनसंख्या पर नियंत्रित करना चाहिए, जन्म निरोधक पद्धतियों के द्वारा जन्म दर पर नियंत्रित करना चाहिए। मतलब कि बहुत सारी जैसे कि साक्षरता फैलाकर, मतलब कि लोगों को शिक्षा देकर आप जनसंख्या पर नियंत्रित कर सकते हैं, या फिर जैसे कि निरोधक गोलियां, जन्म निरोधक ऐसे पद्धतियाँ फैलाकर आप जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इंदिरा गांधी द्वारा चलाई गई आपातकालीन की अवधि 1975 से 1977 में। तो उनमें क्या बताया गया था, सभी मौलिक अधिकार छीन लिए गए, बल्कि जिनके ज़्यादा बच्चे थे शायद, प्रेस पर सेंसर लगा दिया गया, बगैर किसी ट्रायल के किसी को भी जेल में डाल दिया जा सकता था। जनसंख्या पर नियंत्रण करने हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कनिष्ठ पुत्र संजय गांधी के द्वारा वृहद पैमाने पर बाध्यकरण कार्यक्रम चलाया गया। उसके बाद आ जाता है, इसके अंतर्गत बड़े ही अनियमित तरीकों से महिलाओं की नसबंदी तथा पुरुषों की नसबंदी की गई। बाकी जनसंख्या के नियंत्रण करने के लिए इन्होंने ऐसा सब कुछ किया था। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके क्वेश्चंस की वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।